आप सभी का स्टडी ऑरा चैनल पर, जहां हम 3000 एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम एमपी जीके पढ़ेंगे एमसीक्यू की मदद से। डेली 10 मिनट्स का लेक्चर होगा, जिससे आप डेली अपना रिवीजन कर सकें। एमपीपीएससी 2026 के लिए आप अपना एमपी जीके बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस एमसीक्यू के थ्रू। 3000 एमसीक्यू एमपी के हर टॉपिक से उठाए जाएंगे यहाँ पर, तो आप चाहें तो ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम आगे के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो हमने 100 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, तो ये 101 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं आज। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? तो धूपगढ़ आता है होशंगाबाद, जो कि आज का नर्मदापुरम है डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ चोटी पचमढ़ी में है, सतपुड़ा रेंज में है। और कौन सा जिला लगता है? तो होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिला लगता है। इसके बाद मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सिगार। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार चोटी। अब इसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो इनमें से सिंगरौली है, जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों की ही सीमा को छूता है। सिंगरौली को लाइट हाउस ऑफ एमपी भी बोला जाता है। यहाँ पर जो है कोयले की सबसे ज़्यादा जो कोयला अच्छा मिलता है वहाँ वो सिंगरौली में मिलता है, इसीलिए लाइट हाउस ऑफ एमपी भी सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो बुंदेलखंड कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो दुर्गपुर नाम से किया गया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो बालाघाट है। कहाँ पर? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की जो सीमा है वो लगती है इस जिले से, बालाघाट से। इसके बाद दमोह का प्राचीन नाम क्या है? तो दमोह का जो प्राचीन नाम था वो टुंडी कर रहा है। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला देखते हैं, उज्जैन और महेश्वर के महत्वपूर्ण नगर हैं। तो उज्जैन और महेश्वर कहाँ के? पश्चिमी मालवा के महत्वपूर्ण नगर हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसको कहा जाता है? तो मैहर को कहा जाता है, जो कि जबलपुर के पास है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? तो मुरैना, भिंड, अलीराजपुर, श्योपुर। तो अलीराजपुर जो है वो चंबल संभाग का नहीं है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्धत बाबा चोटी जो है वो बुंदेलखंड पठार की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा चोटी जो बोला जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? तो पृथ्वी का केंद्र मंगलनाथ उज्जैन को माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो मंगलनाथ भगवान की जो मंदिर है उसको कहा जाता है कि वो पृथ्वी का केंद्र है। इसके बाद उज्जैन में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन के महाकाल है वो भी है। और धार्मिक राजधानी अगर मध्य प्रदेश की पूछी जाए तो वो उज्जैन ही है। इसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। किस राजधानी के रूप में? तो पर्यटन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। संगमरमर के जो
पहाड़ है उनको काटता हुआ धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी का है। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का दिल के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये पांचों जो स्टेट्स हैं वो मध्य प्रदेश को छूते हैं, पश्चिम बंगाल नहीं छूता है। इसके बाद देश के क्षेत्र का लगभग भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश का कितना भाग है? तो 9.8% है, तो 10% आ जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मालवा पठार कहा जाता है। तो जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है उसको मालवा पठार कहा जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थल का निर्माण है? तो कहाँ? इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर है, मालवा में ही आता है। महू शहर मालवा में आता है। महाकाल मंदिर उज्जैन, ये भी मालवा रीजन में ही आता है। तो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा जिला मालवा के पठार का नहीं है? तो नीमच सीहोर है, उज्जैन रतलाम भी है, देवास विदिशा भी है, बैतूल और नरसिंहपुर जो है वो मालवा रीजन में नहीं आता है। इसके बाद याद रखिए बैतूल का फैक्ट, बैतूल मुल्ताई से जो है वो ताप्ती नदी निकलती है, और ताप्ती नदी ही जो दक्षिणी बाउंड्री जो है एमपी की, वो ताप्ती नदी ही बनाती है। इसके बाद निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्य का पठार कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रीवा पन्ना, तो रीवा पन्ना का जो पठार है वो विंध्य पठार कहा जाता है। नर्मदा सोन घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो मालवा और सतपुड़ा के मध्य में जो है नर्मदा और सोन घाटी स्थित है। नर्मदा और सोन दोनों ही अमरकंटक से उद्गम है। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर में। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? तो ग्वालियर का जो शहर है वो इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है। कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है? तो मध्य भारत के जो पठार हैं उनमें जो सबसे गर्मी वाला माह होता है वो मई होता है। इसके बाद मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? तो आमतौर पर उत्तर से लेके उत्तर पश्चिम में बहती हैं। पर याद रखिए नर्मदा पूर्व से पश्चिम बहती है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम बहती है। ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? गोपालगिरी था। इसके बाद मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो राजस्थान से लगती है, 1600 किलोमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है। और राजस्थान इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और एरिया वाइज, और एमपी दूसरे नंबर पे आता है। तो जनाबाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? अगला, जनाबाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? तो मालवा पठार का भाग है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो मई होता है, ये थोड़ा रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। इसके बाद भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है। अगर भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव के बारे में बात करी जाए, मतलब भारत का जो केंद्र है वो कहाँ आता है?
तो वो जबलपुर के पास एक गांव है करौंदी करके, वहां पर कहा जाता है कि भारत का जो केंद्र बिंदु बनता है वो करौंदी में आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम क्या है, तो एकलौता पहाड़ी स्थल है, एकलौता हिल स्टेशन जिसे बोला जाता है, तो वो पचमढ़ी है। और पचमढ़ी को एमपी का पेरिस भी बोला जाता है। इसके बाद नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है, निमाड़ कहा जाता है इसे। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। तो कहाँ से होकर गुजरता है, सिंगरौली से होकर गुजरता है। तो जो टाइमलाइन है भारत की, वो एकलौता जिला है एमपी का सिंगरौली, वहां से होकर गुजरता है। एकलौता डिस्ट्रिक्ट है एमपी का सिंगरौली, जहाँ से इंडियन टाइमलाइन जो है वो होकर गुजरती है। तो 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये लेक्चर में बस यहीं तक। आगे के जो भी एमसीक्यू हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हमारा 10 मिनट का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।